हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी और आप लोग का एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने हिंदी क्लास 12th का जो कहानी का जो खंड है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी को हम लोगों ने लगभग आधा पढ़ लिया था और जो आधा अब कहानी बच गया उसको हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आधे कहानी में ये जाना था कि सिक्का बदल गया का अर्थ है सत्ता के बदल जाने से, कि किस प्रकार सत्ता बदल जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की विभीषिकाओं का इसमें वर्णन किया गया है और इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो है साहनी और शेरा। शेरा जो है वो साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ था अपनी माँ जैना के मर जाने के बाद, और साहनी जो है चेनाब नदी में रोज 50 वर्षों से स्नान करती थी सुबह सुबह। साहनी एक हिंदू महिला थी जबकि शेरा एक मुस्लिम। साहनी जो है वर्तमान पाकिस्तान में, यानी कि अभी के समय के पाकिस्तान में, पहले वो भारत का हिस्सा था उसमें रहती थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के पश्चात जो धार्मिक दंगे भड़के थे, लोग एक दूसरे के धर्म के आधार पर जान के प्यासे हो गए थे, इस यातना को झेलने का वो शिकार बनी थी, इस चीज का वो शिकार बनी थी। और हम लोगों ने पूरी कहानी में देखा कि किस प्रकार शेरा जो है फिरोज से मिल करके साहनी को हत्या करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि शाहजी जो थे साहनी के पति जो इस दुनिया में नहीं है, वो सूद ले लेकर के उनके भाई बहनों से क्या हुए, बड़ा बने, और शेरा साहनी को मार करके उसकी हवेली को लूटना चाहता था। परंतु बाद में शेरा को बचपन के दिन याद आते हैं कि साहनी ने किस तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और शेरा का मन पलट जाता है और वह साहनी को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी साहनी जो है सदमे में रहती है और अपने चौखट पर सुबह से शाम तक बैठी रहती है। इतने में ही रसूली आता है और कहता है, साहनी सुनो, ट्रकें आती है लेने। हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था कि रसूली आया और साहनी को बोला कि तुम्हें लेने के लिए क्या आ रही है, ट्रक। अब सवाल ये है कि क्यों ट्रक लेने के लिए आ रही है। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, और जैसे ही धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ तो लोग पाकिस्तान के हिंदुओं को मार करके भगाने लगे, और जिसको देखकर यहाँ भी लोग मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करने लगे थे। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों ने देखी इस कहानी को यहाँ तक पढ़ा था कि रसूली की आवाज सुनकर चौंक गई। साहनी जो है रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। साहनी साहनी सुनो, ट्रकें आती है लेने, ट्रक आ रही है लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। साहनी कहती है, ट्रकें? कैसी ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। साहनी इसके सिवा कुछ ना कह सकी, वो बहुत ही दर्द और पीड़ा में थी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। यहाँ पे ना बात ही बात होगा, बात ही बात में खबर जो है गांव भर में फैल गई। क्या खबर फैल गई भाई गांव भर में? नवाब बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा। नवाब बीवी भी कहानी का एक कैरेक्टर है। उसने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। नवाब बीवी ने क्या कहा, याद रखिएगा, एग्जाम पूछेगा। नवाब बीवी ने कहा कि साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। अर्थात जो लोग हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ रहते थे भारत के विभाजन से पहले, आज ऐसा दिन हो गया कि चारों तरफ अंधेर पड़ गया और लोग अपने जन्मभूमि को, अपने मातृभूमि को छोड़ करके जाने के लिए क्या हो गए, विवश हो गए। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। साहनी एकदम स्टेचू बन के मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, और नवाब बीबी ने स्नेह भरी प्रेम भरी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी ना सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। साहनी हमने तो कभी ना सोचा था। साहनी से कौन कह रहा है, नवाब बीबी। तो साहनी क्या कहे, उसी ने ऐसा सोचा था। तो साहनी भी तो नहीं सोची थी कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी, और नीचे से बेगू पटवारी, ठीक है, बेगू पटवारी पूछेगा, बेगू पटवारी किस कहानी का पात्र है, सिक्का बदल गया, और जेलदार की बातें सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। साहनी समझ गई कि समय अब आ गया है। मशीन की तरह नीचे उतरी, मशीन की तरह वह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी, लेकिन वो घर के चौखट को लांग न सकी। किसी गहरी
बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहां? और बहुत ही गहरी आवाज से साहनी ने पूछा, कौन? कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? अब देखिए क्या बोल रहा है, कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो इसके उसके इशारे पर नाचता था कभी। वो गांव जो शाहजी जब वहां के जमींदार थे तो साहनी के इशारे पे पूरा गांव नाचता था कभी। उसकी आसामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन साहनी एक ऐसी हिंदू महिला थी जो अपने आसपास रहने वाले मुस्लिम लोगों के अपना नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। मतलब अपने मुस्लिम भाई बहन पड़ोसियों को अपने फैमिली की तरह साहनी समझती थी। लेकिन नहीं, आज इसका कोई नहीं है, आज साहनी का कोई नहीं है। आज देश का बंटवारा हो गया है तो आज उस साहनी के लिए कोई नहीं, जो साहनी सबके लिए थी आज उस साहनी के लिए कोई नहीं है। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, भीड़ तो है और उसमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? तो कह रहे वो क्या सुबह ही नहीं समझ गई थी जब रेत पर अनगिनत निशान उसने देखे थे। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल, याद रखिएगा कैरेक्टर, ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए और कुछ उनके मन में आया और वो साहनी के निकट नजदीक आकर खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। बेगू जो है साहनी से नजर नहीं मिला पा रहा। बेगू पटवारी धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, और धीरे से गला साफ करते हुए क्या कहा बेगू ने, साहनी रब नु यही मंजूर सी, कि साहनी रब नु यानी कि ईश्वर को यही मंजूर था। देखिए यहाँ पे पंजाब का भाषा यूज हो रहा है, थोड़ा पंजाबी, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ था पाकिस्तान। तो रब नु यही मंजूर सी, किसने कहा? किसने कहा? बेगू पटवारी ने। याद रखिएगा, रब नु यही मंजूर सी किसने कहा था? बेगू पटवारी ने, याद रखेंगे एकदम। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। साहनी के कदम हिलने लगे, चक्कर आने लगा और वह दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे, और वह सोच रही है कि क्या शाहजी इस दुनिया से उसे इसी दिन को देखने के लिए छोड़ गए थे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा, क्या गुजर रही है साहनी पर। और वो साहनी जिसके अंदर अब जान नहीं बची थी, अरे जिसे अपनी हवेली, जिसे अपने परिवार की सारी संपत्ति छोड़ करके अब भारत आना है वापस लौट करके, उस पर क्या गुजर रही है, बेगू यह सोच रहा है। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है, लेकिन हो क्या सकता है, सत्ता तो बदल गया है, क्योंकि देश दो टुकड़ों में बट गया है। अब यहाँ अलग सरकार है, वहां अलग सरकार है, और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है। सिक्का बदल गया, सत्ता बदल गया, तो हो भी क्या सकता है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, और साहनी को घर छोड़ के जाना कोई छोटी सी बात नहीं थी। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। पूरा गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में क्या किया था, बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहते थे। तब से लेकर गांव में जो भी फैसला होता था, मशवरा होता था, वो सब वही होता था। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी, और वो अड्डा बन गया था वो जगह। ठीक है, वो जगह अड्डा बन गया था। तो इस बड़ी हवेली यानी कि साहनी की हवेली को लूट लेने की जो बात फिरोज, शेरा और अन्य लोग मिलकर के सोचे थे, वो मीटिंग भी यही हुई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ नहीं जानती हो, ऐसा नहीं है कि साहनी कुछ नहीं जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। और वह जानकर भी अनजान, साहनी सब समझ रही है कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जानकर भी वो क्या रही, अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, फिर भी साहनी ने कभी किसी का बैर नहीं जाना, यानी कि बुरा नहीं जाना। बैर का मतलब किसी का बुरा नहीं चाहा, साहनी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। लेकिन वो बूढ़ी साहनी जिसके चेहरों पे झुर्रियां आ गई थी, वो कभी नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है, सत्ता बदल गया है, सरकारें बदल गई हैं, और ये फरमान जारी हो गया है कि हिंदू इस तरफ रहेंगे और मुस्लिम इस तरफ रहेंगे। देर हो रही थी, थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया। इतना देर हो रहा था कि थानेदार दाऊद खां जो था वो अकड़ कर आगे आया
और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया और दरवाजे के चौखट पर खड़ी मूर्ति से स्तब्ध साहनी को देख करके क्या हुआ, ठिठक गया, रुक गया। वह साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये वही साहनी है जिसके लिए साहजी, साहनी के कहने पर साहजी जो उनके पति थे वो दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया गया। टेंट, टेंट होता है दरिया किनारे, टेंट लगवा दिया करते थे, नाव लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफुल दिए थे मुंह दिखाई में। अरे ये तो वही साहनी है। थानेदार दाऊद खां जब आया, जब फरमान जारी हो गया कि यहाँ से हिंदुओं को हटा देना है, तो उसे हटाने के लिए जब आया तो देखा रही तो वो साहनी है जिसके एक आवाज पर साहजी दरिया किनारे टेंट लगा दिया करते थे। और ये वही साहनी है जो थानेदार दाऊद खां के मंगेतर को सोने के क्या दिए थे, कनफुल दिए थे, कनफुल। ठीक है। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था, एक दिन वह लीग के सिलसिले में आया था, तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मसीत बनेगी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए। यहाँ पे उसी को, दाऊद खां को साहनी ने क्या किया था, 300 रुपया दिया था उसके मांगने पर। और आज वही दाऊद खां देखिए क्या करने आया है। साहनी, दाऊद खां ने आवाज दी, दाऊद खां आवाज दिया, साहनी वह थानेदार नहीं है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। वह थानेदार नहीं है, स्वर आंखों में उतर आया, साहनी गुमसुम हो गई, कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, और वो थानेदार क्या बोल रहा है साहनी को, ड्योढ़ी के निकट जाकर, साहनी देर हो रही है, साहनी कुछ साथ खाना हो तो रख लो। कह रहा है कि साथ में कुछ खाना हो ना तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी, और एक काम करो कुछ साथ में सोना चांदी बांध लो। साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है। और साहनी ने यहाँ पर एक व्यंग मारा है, व्यंग कसा है, व्यंग, कि सोना चांदी क्या होगा, सोना चांदी तो बच्चा तुम सबके लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है, और मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा हुआ है। वो अनाज को बोल रही है, वो अपने बहुत सारे संपत्ति को बोल रही है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से भी मीनिंग ले सकते हैं कि मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा, यानी कि तुम सब भी तो मेरे सोने जैसे ही हो। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। दाऊद खां बोल रहा है, साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं, कुछ नकदी कैश पैसा ही रख लो, समय का क्या पता है, कोई ठिकाना नहीं है समय का। वक्त, साहनी कह रही है वक्त। साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी, रोते हुए हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? साहनी बोले, क्या अब इससे अच्छा वक्त क्या होगा, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए मैं क्या जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। बहुत ही गहरा दर्द और तिरस्कार किया जाना, यानी कि उसको क्या बोला जा रहा, उसको ठुकराया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, उसका स्वर से उसने कह दिया। दाऊद खां निरुत्तर है, दाऊद खां के पास कोई जवाब नहीं है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है, साहनी कुछ कैश पैसा रख लो, बहुत जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, साहनी का गला रुक गया। साहनी कहना चाहती थी नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, बस इतना में ही साहनी का गला रुक गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। साहनी क्या कह रही है, कैश पैसा मुझे प्यारा नहीं है, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खान साहिब देर हो रही है। शेरा आया और शेरा सोच रहा है कि लग रहा है कुछ साहनी से ये मांग रहा है, और आकर बोला कि खान साहब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी, साहनी चौंक गई। देर, मेरे घर में मुझे देर, साहनी बोले कि मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा, और वही आंसुओं का भीड़ में न जाने कहां से विद्रोह, यानी कि उसे गुस्सा उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए, नहीं यह सब कुछ नहीं, मतलब वो कह रही कि मेरे पुरखों के इस बड़े घर की रानी, साहनी तो वहां की रानी ही तो थी, शाहजी एक तरह से वहां पे जमींदार थे,
और मेरे ही अन्न पे पले हुए हो, और वो लोग सभी लोग सानी के अन्न पर ही पले हुए हैं। यह सब कुछ नहीं, ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है पर नहीं। अब बोला देर हो रही है, देर हो रही पर नहीं। सानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। सानी जो है अब रो रो कर नहीं निकलेगी, शान से निकलेगी अपने इस पुरखों से, पुरखों यानी पूर्वजों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, और सम्मान के साथ इस चौखट को लांघेगी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। उस चौखट को लांघेगी सानी आज, जिस चौखट पर वह एक दिन दुल्हन बनकर, रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी, और अपने लड़खड़ाते हुए पैरों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से अपने आंखों को क्या किया, पूछा, और ड्योढ़ी से बाहर हो गई और चौखट से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी, और जो बड़ी बुढ़िया थी वहां पे वो रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथीन आज इस घर से निकल पड़ी। और बुढ़िया के दुख बहुत सारी, साहनी भी तो बूढ़ी थी, और जो दूसरी बुढ़िया थी वो रोने लगी कि उनके दुख सुख की साथीन जो साहनी थी वो आज इस घर से निकल पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ, किसका तुलना इसके साथ हो सकता था, ये बोला जा रहा है। ठीक है, खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। खुदा ने तो सब कुछ दिया था मगर दिन बदला, वक्त बदला, समय बदल गया दोस्तों, सत्ता बदल गई है। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहनी अपने दुपट्टे से सिर को ढक ली और अपनी धुंधली आंखें बोला गया क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो धुंधली आंखों में से वो अपनी हवेली को अंतिम बार देख रही थी। सोचिए, साहनी के दर्द को महसूस कीजिए। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उससे सहेज के रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहजी के मरने के बाद, पुत्र के मरने के बाद जिस पूरे कुल के खानदान की अमानत वो हवेली को उसने आज तक सहेज कर रखा, आज उसे धोखा दे जा रही है। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, यही अंतिम दर्शन था। साहनी ने क्या किया, अपना दोनों हाथ जोड़ लिया हवेली के सामने, और अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था, यही उसका अंतिम प्रणाम था। वो अपने मातृभूमि, वो पाकिस्तान में, माने वर्तमान पाकिस्तान में रहती थी, उस समय तो भारत का हिस्सा था ना। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। साहनी सोच रही है कि अब मेरी आंखें शायद ही इस ऊंची हवेली को कभी देख पाए। सोचिए, 1947 में काफी सारे लोग हमारे देश में होंगे हिंदू, जो वहां से छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, तो उनका घर तो वहां पर होगा, वो कभी देख पाते होंगे, नहीं देख पाते। उस दर्द को महसूस कीजिए। आजादी की जो वो विभीषिका थी, कई हजारों लोगों के कत्लेआम हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिखों के कत्लेआम हुए थे। क्या मतलब लोगों के ऊपर गुजरा होगा। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। सानी की आंखें शायद ही उस ऊंची हवेली को देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाई मैं, और उसके अंदर एक हवेली के प्रति जो प्रेम था वो जोर मारा, और सोच रही एक बार जाकर अंदर, घर के अंदर पूरा घूम करके देखा हूं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। लेकिन जिसके सामने, इस पूरे गांव के सामने वो हमेशा बड़ी बनी रही, रानी बनी रही, उसके सामने वह कभी ना छोटी होगी। इतना ही ठीक है, सब हो चुका है, सिर झुकाया। और फिर वो अंदर जाने का जो ख्याल है उसे हटा दिया, ताकि उसे क्या था, सम्मान के साथ जाना था। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे चू पड़ी, और जैसे ही चौखट से आगे सानी निकली तो उस कुलवधू, उस परिवार की वधू के सामने, बहू के आंखों से कुछ आंसू की बूंदे चू पड़ी। सानी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रहा, और सानी वहां से चल दी और उस बड़ा सा हवेली और भवन पीछे खड़ा रहा। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरत, सब पीछे पीछे। सानी आगे आगे चल रही है और सब उसके पीछे पीछे चल रहा है। ट्रकें अब तक भर चुकी थी, ट्रक भर गया था। साहनी अपने को खींच रही थी, साहनी अपने आप को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है, और गांव वाला का गला में ऐसा लग रहा है धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है, उस शेरा का दिल टूट रहा है, क्योंकि वो शेरा जिसको पाल पोस करके किसने बड़ा किया था, साहनी ने बड़ा किया था, उसकी मां जैना के मर जाने के बाद। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। दाऊद खान आगे बढ़ा और ट्रक का दरवाजा खोला। सानी बढ़ी
इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, और मुल्ला इस्माइल था, वो आगे बढ़ करके भारी आवाज से कहा, सानी कुछ कह जाओ। और क्या बोला? सानी कुछ शब्द हमारे लिए कह जाओ। यहाँ पे वो लोग रोक नहीं पा रहे हैं उस सानी को। सोचिए कितनी नफरत लोगों में आजादी के समय में हुई थी। आप उसको मतलब सोचिए, अनुमान लगाइए, फील कीजिए उसको। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और वो क्या बोल रहा है मुल्ला इस्माइल कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ आशीष कभी झूठ नहीं हो सकता है सानी, कुछ कह जाओ। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। और क्या किया सानी ने? अपने आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूधे रूधे से कहा, और सानी अपनी हिचकी को रोक करके रूधे रूधे यानी कि भरा हुआ गला के स्वर से कहा। क्या कहा सानी ने इन सबको? रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। रब तुम सबको सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे तुम सबको। कितना दर्द भरा यह लाइन है इस कहानी का, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। वो छोटा सा जन समूह, मुस्लिम धर्म के ज्यादा लोग थे, वो लोगों ने रो दिया, क्योंकि साहनी ने सबको अपना परिवार का हिस्सा माना था। लेकिन आज साहनी का कोई नहीं है। साहनी सबकी थी, लेकिन आज साहनी का कोई नहीं है। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। लीजिए, वो बात आ गया ना। वो जन समूह, वो भीड़ सोच रहा है कि साहनी के मन में जरा सा भी मैल नहीं है, हम लोगों के प्रति जरा सा भी बुरा ख्याल नहीं है, और एक हम है, हमें तो डूब मर जाना चाहिए कि हम एक साहनी को ना रख सके। सरकार से हम लड़ ना सके, हम एक साहनी को तो रख सकते थे। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। और शेरा क्या किया? शेरा बढ़ करके साहनी का पांव छुआ, क्योंकि साहनी शेरा के लिए एक मां समान थी, मां समान थी। और आगे क्या कहता है शेरा कि साहनी कोई कुछ कर नहीं सका, राज ही पलट गया। शेरा ने पैर छुआ साहनी का और कहा, क्या करे साहनी, कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया है। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा। साहनी ने क्या किया? कांपता हुआ, वो बूढ़ी उम्रदार बुढ़िया, उसने अपना कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखकर कहा। क्यों कहा? क्योंकि साहनी शेरे को अपना पुत्र की तरह मानती थी। एक माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है, वो एक माँ ही समझ सकती है। ठीक है, वो एक माँ ही समझ सकती है कि एक पुत्र से वो कितना प्रेम करती है। और इसके बाद साहनी ने शेरा को आशीर्वाद दिया। तैणु भाग जगन चन्ना, अर्थात ओ चांद तेरे भाग्य जागे। साहनी जाते जाते शेरा को इतना अच्छा आशीर्वाद दे गई कि शेरा को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए था। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। कुछ बड़ी बुढ़िया जो थी, उन लोगों में भी मित्रता था, साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया, वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे साहनी की आंखों में। और हुआ क्या? अन्न जल उठ गया, हवेली, बैठक, चौबारा, पूरा का पूरा हवेली, पूरा का पूरा गांव साहनी की आंखों में क्या हो रहा? घूम रहा था। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ट्रक चल रहा है कि वो खुद चल रही है। वो मतलब एक तरह से वो सदमे में है, आंखें बरस रही है, अर्थात आंखों से आंसू रुक नहीं रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा इस बूढ़ी साहनी को, कहां जाएगी अब वह। और दाऊद खां यह देख करके सोच रहा है, ये बूढ़ी साहनी कहां जाएगी अब वह, क्योंकि दाऊद खां क्या है, वो तो सिपाही था ना, क्या हवलदार था, हवलदार, वही हवलदार माने सिपाही था, क्योंकि सरकार का आदेश था, वो भी कुछ नहीं कर सकता। साहनी मन में मैल न लाना, और क्या कह रहा है कि साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा ना रखते, अगर हमारे हाथ में कुछ होता ना साहनी तो उठा ना रखते, लेकिन सरकार का आदेश है, वक्त ही ऐसा है कि राज पलट गया है, सत्ता पलट गई है और सभी हिंदुओं को यहां से जाना है। सिक्का बदल गया है, यानी कि सत्ता बदल गया है साहनी। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई हूं। और साहनी जो थी वो सोच रही है आत्मन से कि राज क्या पलट गया है और सिक्का क्या बदलेगा,
वह तो मैं वही छोड़ आई हूँ। यानी कि वो जो साहनी जो है वो ये सब सोच रही है कि वहां पे जो मैं अपना सब कुछ, अपना समाज, अपने पुत्र जैसे, अपने परिवार जैसे मानने वाले सभी हीरो को मैंने वहां पे छोड़कर आया, क्या राज पलटेगा, क्या सिक्का बदलेगा। ठीक है, तो इस चीज को वो समझ नहीं सकी और साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। साहनी का आंख और भी ज्यादा गीला हो गया। आसपास के हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी और आसपास का हरा खेत में जो गांव था वो रात खून बरसा रही थी। इसका मतलब साहनी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था, यानी कि सत्ता बदल रही थी और लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना उठ रही थी। लोग एक देश को छोड़ के, अपने मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कहानी का पृष्ठभूमि आपको समझ में आया होगा। यह भारत विभाजन की विभीषिका को दर्शाता हुआ यह कहानी कि किस तरह से उस समय लोग अपने मातृभूमि, अपने घर परिवार, अपनी हवेली को छोड़ करके एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हुए और वो पड़ोसी जो एक दूसरे के परम मित्र थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, वो देश के सत्ता के बदलते, देश का बंटवारा होते, वो एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। तो दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं जल्द ही इन सबका क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। एक निबंध जो बचा उसको पढ़ा देने के बाद लंबी कविता का अंत, जल्द ही उसका वीडियो आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने स्कूल ग्रुप दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में निबंध के साथ, जिसका नाम है सिक्का नहीं, लंबी कविता का अंत। टाटा, बाय बाय।